Good morning, board classes. This is Kundan Mishra before you. Once again, I am coming with a new topic, and that's life process. पिछले दिन हम लोग लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक पे चर्चा किए थे, जिसमें न्यूट्रिशन एंड देयर टाइप्स, न्यूट्रिशन, पोषण और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज अ कॉमन प्रोसेस दैट इज लाइज इन द प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। तो इस छोटी सी चीज को और बड़ी ही रोचक इंटरेस्टिंग चीज को हम बड़े कम लाइन में, बड़े कम टॉपिक में बड़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स को हम बोर्ड पे नोट कर दिए हैं ताकि आपको उसे समझने में भी आसानी हो। पहले टॉपिक पे चर्चा कर ले हम। ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। बता दें आपको, प्रकाश संश्लेषण, इसके नाम से स्पष्ट है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया। किसमें? तो पेड़ पौधों में। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा आ रही है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है। There are 4 essential things that is necessary to prepare the food of the plants. Number 1, जब हम पहली चीज की चर्चा करेंगे तो पौधे को पहली चीज की आवश्यकता होती है वायु यानी हवा, एयर के नाम से जानते हैं। दूसरा वाटर यानी जल। तीसरा सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। और चौथा क्लोरोफिल, इट मीन्स पर्णहरी। जैसा कि हम आपको बता दें कि क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे की पत्ती में ऑलरेडी उपस्थित होता है और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का या पौधों का रंग हरा होता है। आपसे एक 1 लाइनर क्वेश्चन अगर पूछा जाए या एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो उसका सिंपल कारण है, पत्तियों का रंग हरा होने का कारण है उस पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल का उपस्थित होना, यानी पर्णहरित का उसमें पाया जाना। अब चर्चा की जा रही है कि पेड़ पौधों के अंतर्गत जो ये 4 चीज जो मुख्य घटक है वो कहां से आती है। तो हवा, वायु की हम प्राप्ति करते हैं, वायुमंडल से हवा की प्राप्ति हो पाती है। दूसरा, हम जल की प्राप्ति करते हैं, जो भूमि से, मिट्टी के नीचे से हम जल की प्राप्ति कर पाते हैं। जो तीसरी चीज है सनलाइट, वो सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और जो चौथी चीज है वो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जो ऑलरेडी पौधे की पत्ती में उपस्थित होता है। अब चर्चा की जा रही है आपकी ये जो 4 चीज है, जैसे क्लोरोफिल है, CO2 है, H2O है और सूर्य प्रकाश है। तो हम जानते हैं कि जो हवा है, वायु है, वो गैसों का मिश्रण है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है, क्रिप्टन भी है, जेनन भी है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन उसमें जो एक गैस आवश्यक होता है पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए, वो गैस कौन सी गैस है? तो वो है CO2। इसका पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दैट्स इट। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए जो 4 चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो उसका अगर हम उसे एक समीकरण के रूप में बनाना चाहें तो समीकरण कैसे उसका बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे को भोजन बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चाहिए, और दूसरा पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए जल की आवश्यकता चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से हम लोग प्राप्त करते हैं और जल की प्राप्ति होती है वो हमें मिट्टी से प्राप्त होती है। अब इसके समीकरण को हम देखें तो पहली चीज हो गई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज हो गई जल, तीसरी चीज हो गई सूर्य प्रकाश और चौथी चीज हो गई क्लोरोफिल। यानी ये 4 चीजों का जो सम्मिलित रूप है, जब इससे हम रिएक्शन किया जाता है, रिएक्ट करता है, तो इससे जो नई चीज बन के आती है उसका नाम है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है C6H12 and O6। यही ग्लूकोज पौधे का मुख्य भोजन होता है। एक चीज और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका निकल के आ गया कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं।
तो पौधे का जो भोजन होता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, या उसी को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। और भोजन बनाने के साथ ही साथ पौधे के से क्या क्या चीज की और उत्सर्जित होती है, तो O2 एंड H2O। O2 कहने का मतलब है ऑक्सीजन और H2O कहने का मतलब है जल। जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो भोजन बनाने के उपरांत उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और वही ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस लेने में जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति कर पाते हैं। इसके साथ जो जल होते हैं उस जल के अंश, क्योंकि जल यहाँ से पौधे का कहाँ से ले रहे हैं, तो जड़ द्वारा, रूट्स के द्वारा उसको ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं, तो वो जल सूर्य प्रकाश की स्थिति में ऊपर पत्ती में बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं, और होने के बाद वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो उसी वाष्प को हम यहाँ पे H2O से इंडिकेट किए हैं। ये इसका टोटल समीकरण हो गया। एग्जाम में मुझे करीब करीब याद है कि अब तक मैं इसे 7 से 8 बार प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं मैं इसे देख चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताएं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है इसे स्पष्टता लिखें। तो आपको क्या लिखना है, 6CO2 प्लस 12H2O, तीर का निशान सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये इसे याद भी कर ले और नोट भी कर ले। दूसरी चीज अब बताया गया है कि पौधे का भोजन, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे का भोजन होता है ग्लूकोज, और इसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, यानी C6H12O6। अब चर्चा की गई है चूंकि पौधे का जो मुख्य अंग होता है वो होता है पत्ती, यानी उसके लीव्स, चूंकि उसी लीव्स में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, और उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग भी हरा होता है, और वही भोजन बनाने का काम भी करता है, भोजन बनाने में मुख्य भूमिका अदा करती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है लीव्स को। पौधे की पत्तियों को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, जिसे हम पत्ती के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स को हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी चीज है प्रकाश संश्लेषी इकाई, यानी फोटोसिंथेटिक यूनिट, उसे हम क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित के नाम से जानते हैं। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे भी आप नोट करेंगे। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक और प्रकाश संश्लेषी इकाई, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स एंड फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे। अगली चीज वायु, जिसके बारे में अभी चर्चा कर ली है। एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु गैसों का मिश्रण है। अब हम चर्चा करें कि वायु, जहां वायुमंडल, वायुमंडल कहने का मतलब एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर यहाँ जो हम आसपास जहां हम खड़े हैं इसके आसपास क्या है, बहुत सी गैसें हैं। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसे हम कहते हैं वायुमंडल। इस वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, अभी चर्चा करिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो 78% लगभग में होता है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, जो 21% से 22% के बीच में होता है, या करीब हम 21% कह सकते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम छोड़ते हैं या फिर वायुमंडल में उपस्थित होती है, या पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती हैं, उसकी मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03, एकदम याद रखने की चीज है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.003, कभी 0.0303, तो 0.03, यानी याद रखना है पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के एक बाद 0, मतलब 0.03% जो मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये कई बार पूछा गया है। अगली चीज,
बताया गया है कि पौधे जो अपना भोजन के लिए बनाने के लिए जो नीचे से जल रूट्स के द्वारा जल खींचते हैं, तो क्या सिर्फ जल ही आ पाता है? तो नहीं। जब पौधे अपने रूट्स के द्वारा मिट्टी से अगर जल खींचते हैं तो उस जल के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी आते हैं, कुछ खनिज लवण भी उस जल के साथ स्रावित होकर ऊपर की ओर बहते चले आते हैं। उस खनिज लवण में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लोहा भी होता है, मैंगनीज भी होता है। मतलब कई प्रकार के पोषक तत्व उसमें होते हैं, खनिज लवण जो जल के माध्यम से ऊपर जाते हैं और भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं। यही चर्चा की गई है। जल और खनिज लवण जैसे N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, P for phosphorus, K for potassium, MC for magnesium, Fe for लोहा यानी फेरम। और इसका अवशोषण जो होता है वो होता है जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा। रूट्स के द्वारा तो होता है, लेकिन रूट्स के द्वारा होने के साथ उस जल को बहाकर उतनी ऊपर कौन ले जाता है? वो टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम है जाइलम। याद रखिएगा, जौ से जल और जौ से जाइलम, यानी पौधे के विभिन्न भागों तक जो जड़ों से जल का अवशोषण होता है, उस जल को कौन पहुंचाता है? तो याद रखना है, जौ से जल, जौ से जाइलम। इट मींस जाइलम उत्तक पौधे के विभिन्न भागों में जलों को पहुंचाने का काम करता है। अगली चीज हम चर्चा किए हैं जो एक कोशिकीय जीव के बारे में कल हम चर्चा कर चुके थे कि एक कोशिकीय जीव क्या है। तो वह जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। An organism that whole body is made by only one cell is called unicellular organism, यानी एक कोशिकीय जीव। और दूसरे जो जीव की चर्चा किए थे वो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुकोशिकीय जीव, जिसके शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सी कोशिकाओं के द्वारा उसका निर्माण होता है। अब जो एक कोशिकीय जीव का कॉमन एग्जाम्पल है वो है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा के बारे में जानना बड़ा रोचक है, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो इस अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है, आकृति होती है, वह एक जैसी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। यानी अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अनियमित होती है, इरेगुलर शेप्ड होती है अमीबा की आकृति। जैसे हम अमीबा के लिए अगर आपको यहाँ दिख पा रहा हो तो हम अमीबा के लिए क्या करें? यहाँ पे ये बना दिए, ये क्या हो गया? ये अमीबा हो गया। हम अमीबा के लिए क्या कर दिए? ये कर दिए, ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। मतलब अमीबा का जो आकार है वो हमेशा बदलता रहता है। इस अमीबा का जो प्रचलन अंग है, जो उसे चलने में मदद करता, उसे भोजन करने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। PSEUDOPIA स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद। ये कूटपाद क्या है? तो इसके बाहरी हिस्सों में ये बाहर से छोटे ऐसे निकले होते हैं। इसे ही हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ये इसकी आकृति हमेशा चेंज होती रहती है। जब भी इसके पास कोई ऑर्गेनिज्म, छोटा सा जीव आता है, कीटाणु आता है, तो कीटाणु आने के बाद वह उसे क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है। ये इसकी आकृति ऐसे मान ली, यहाँ पे कीटाणु है, ये इसे घेर लिया और इसके यही कूटपाद में ये सटते चले जाते हैं और बाद में उसके सभी सतह के द्वारा उसका अंतर्ग्रहण हो जाता है। यानी अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए, भोजन लेने के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं, और इसी प्रकार से भोजन को बाहर निकालने के लिए भी कोई खास अंग उत्सर्जन के लिए नहीं होते हैं। वो शरीर के किसी भी सतह से भोजन ले लेते हैं और शरीर के किसी भी सतह से भोजन निकाल देते हैं। तो अमीबा का जो मुख्य भोजन है वो बैक्टीरिया है, जिसे जीवाणु कहते हैं, कवक है, फंगी कहते हैं, शैवाल जिसे एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ये इसके मुख्य भोजन है। ये एक कोशिकीय जीव अमीबा के एग्जाम्पल। दूसरा हम चर्चा किए एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम, जो कल चर्चा हुई थी। तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो स्लिपरी
स्लिपरी कहने का मतलब चप्पल, जो आप चप्पल पहनते हैं ना, उस चप्पल की आकृति का होता है। यानी हम इसे ऐसे ऐसे प्रकार का, जो या फिर ये कहें जो भी चप्पल स्लिपरी टाइप के होते हैं। और इस अमीबा के जैसी इसकी आकृति नहीं, इसकी आकृति फिक्स होती है, क्योंकि जैसे ही स्लिपरी हो गया मतलब एक चप्पल की आकृति के जैसा। तो अमीबा की आकृति अनियमित, लेकिन पैरामीशियम की आकृति जो होती है वो नियमित होती है, रेगुलर शेप का होता है। पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण वो कोशिका मुख के द्वारा करता है, जिसे हम भोजन रसस्थानी कोशिका मुख। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण क्या करता है? कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम के द्वारा करता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा। और ये जो अपना अमीबा है वो भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है, लेकिन इसमें जो पाचन की क्रिया होती है वो भोजन रसस्थानी फूड वैक्यूल के द्वारा होती है। तो एक बार हम और चर्चा कर दें, कोशिका मुख यानी पैरामीशियम, पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? तो स्लिपरी होती है, चप्पल जैसी होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण कैसा होता है? तो कोशिका मुख या साइटोस्टोम के जैसा होता है। इस प्रकार हम आज ही करीब करीब ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित और यूनिसेल्युलर जीव के बारे में कुछ पढ़े हैं। हम आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। जब आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे आप इसे नोट कर लें, एक बार ये पूरी चीज आप इसे बारीकी से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके देखने की कोशिश भी करें ताकि आप ये समझ सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।